औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, महंगाई के बाद बजट की बात, महंगाई और टैक्सेस में इजाफ़ा। मुस्लिम लीग नून सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि 35% इजाफ़ा कर दिया गया है, ये वापस लिया जाए। ये जो आप लोगों ने अभी गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है और दीगर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, आवाम वैसे ही महंगाई के ज़ोर तले दब रही है और उसके बाद जो है आवाम के ऊपर टैक्सेस और फिर टैक्सेस 35% जो है टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ़ार साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप? खैरियत से? बिलाल साहब, भी आपने सुना जिस तरह से नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 35% जो इजाफा कर दिया गया, उससे पहले बजट फिर टैक्सेस, तो ये आवाम जो है महंगाई के में डूबे जा रही है, दबे जा रही है। आवाम को रिलीफ कब दिया जाएगा? ये जो टैक्सेस का जो मुतालबा किया जा रहा है, इसे वापस लिया जाए। जी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हैं। ना तो कोई गैस प्राइसेस बढ़ी हैं अच्छा। और जो पेट्रोल प्राइसेस होती हैं वो हमेशा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड होती हैं। हाँ हाँ। पिछले एक साल में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की जो लैंडेड कॉस्ट है वो तकरीबन 70 से 75% बढ़ी है, और ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत ने, हमारी जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने सिर्फ 16% जो है वो प्राइसेस बढ़ाई हैं। सर, लेकिन मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं है, आज की ही न्यूज़ है, गैस की कीमतों में 550 रुपये से लेके 9000 तक का जो है इजाफा किया जा रहा है। कि मैं यही आपने यही ना आपने बात की कि क्या जा रहा है, अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। ये क्या उन्होंने अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कर दिया गया है, क्या जा रहा है और कर दिया गया में बहुत फर्क होता है। तो वो ये ये सिर्फ मुतालबा क्या है ना उन्होंने कि अभी वापस अच्छा, लिया मैं जाए। आपको मैं बता तो रहा हूँ शहबाज शरीफ कि साहब की शहबाज गुफ्तगू शरीफ बता रही थी, ये से मेरा कहना नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की शहबाज गुफ्तगू है। शरीफ से ये सवाल पूछें कोई हाँ। कि जो आपने और आपकी हुकूमत ने इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स जो डॉलर टर्म्स में आपने बिजली घरों के साथ किए, उसका जवाब दे इस कौम को। डॉलर टर्म्स में 28% 30% गारंटीड रिटर्न दिए, जिसकी वजह से आज इस मुल्क को कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है। यानी मैं आपके चैनल्स के लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अगर आप किसी बिजली घर से बिजली ले या ना ले, उनको आपने फिक्स पेमेंट्स करनी है। ठीक ये है। आपका एग्रीमेंट पिछली हुकूमत ने किया करके गए थे, जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। यानी ये है कि आप जिस अभी इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसमें अभी आपका स्टूडियो बना हुआ है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के काम हो रहे हैं आपका, और आप किराए पर हैं। अगर आप इस पे आपका कुछ भी ना हो, आपका है ना बिल्कुल इसमें ना आपका स्टूडियो हो, ना आपके कैमरामैन मौजूद हो, ना इसमें आपका काम हो रहा हो K21 का, लेकिन फिर भी आप किराए दें, ये ऐसे बिजली घर के है ना ये लोग एग्रीमेंट करके गए हैं, जिसकी वजह से आपका जो कैपेसिटी पेमेंट की वजह से 6 रुपए पर यूनिट का आपका टैरिफ में इजाफा हुआ है। जो पिछले 5 साल पहले जो आपके साल के जो कैपेसिटी पेमेंट 400 450 अरब होते थे, 2022 में ये 1200 अरब रुपए जो है आपका कैपेसिटी पेमेंट वफाकी हुकूमत को बिजली घरों को देनी है। और सर, ये जो अभी 1 नवंबर से जो गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है 550 से लेकर 9000 तक, सर ये बहुत बड़ा अमाउंट देखें होता है। आपके एक अगर डेली वेजर की हम बात करते हैं, उसकी तनख्वाह इतनी है। देखें इसमें नंबर 1 के जो आपके घरेलू सार्फिन है। सारिफिन हैं, उनके ऊपर कोई नहीं बढ़ाया जाएगा। जिस तरह हमने 300 यूनिट के बिजली के इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। और हम जो हमारी हुकूमत है उसकी ये पॉलिसी है कि जो बिल्कुल निचला तबका है उसको कम से कम उस पर ये बोझ पड़े। और इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिस तरह आपने पेट्रोल प्राइसेस की बात की, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद हमने हमारे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी टैक्स में हमने कटौती की है, सेल्स टैक्स में कटौती की है, और जो पास ऑन करना था वो हमने आम सार्फिन को पास ऑन नहीं किया इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के इम्पैक्ट, और वो हुकूमत ने अपने ऊपर खुद अपने रेवेन्यू पे हिट लिया है ताकि लोगों पे बोझ ना पड़े। अब आपको अच्छा। समझना पड़ता है कि ये जो हम ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, और जब आपकी फ्रेट की कॉस्ट बढ़ गई है, इंपोर्टेड ऑयल की कॉस्ट बढ़ गई है, तो जाहिर है आप हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपको ये पास ऑन करना पड़ता है। लेकिन हमने मिनिमम पास ऑन किया है और हमने आवाम को रिलीफ दिया है।
पिछली हुकूमतों में जब डीजल पे और पेट्रोल पे 70% सेल्स टैक्स होता था, 20 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट चार्ज कर रहे थे, आज हमने 16-17% पे सेल्स टैक्स है। और जो 20 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज होता था, आज हम उसको 5 रुपए ले रहे हैं सारिफिन से। ये फ़र्क है। ठीक है जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म कल सर्कुलर रेलवे का बुनियाद रखेंगे, तो ये ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो कब तक कंप्लीट होगा? और ये सर्कुलर रेलवे तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही है, एक बहुत बड़ा मसला है, ये कब तक जो है आपको मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहा है? देखिए, 2 मंसूबे हैं। एक ग्रीन लाइन मंसूबा जो 2017 में कंप्लीट होना था, पिछली हुकूमत ने कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद सिंध की हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो बसें लाएँ और बसें चलाएँ, लेकिन सिंध हुकूमत ने तो कुछ करना नहीं है। 40 बसें जो हैं वो दाइवू जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो अगले 3 साल तक ये बसें चलाएगा, उसके डिपो पे ये पहुंच गई हैं और ट्रायल रन स्टार्ट हो गया है। और अगले 2 हफ्ते में 40 मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी। आपकी 40 बसेस आई हैं अभी कराची? अभी तक 40 आई हैं, लेकिन शुक्र है आपने माना, वरना आपके जो पार्लिमानी लीडर हैं कल भी उन्होंने कहा, बोले 42 बसेस है, मैंने कहा 40 बसेस है, बोले नहीं 42। लीडर तो मैं हूँ। अदील अहमद जो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, टोटल ये जो है ये 84 बसेस हैं, टोटल 84 बसें हैं। लेकिन कराची 40 आई। देखिए, 40 आई या 42 आई है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क है ना, 2 बसेस का दो बसें। देखिए, टोटल मैं आपको बता रहा हूँ 84 बसेस हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जब आपकी ये तकरीबन 20 अरब की लागत से ये आई हैं और 3 साल के लिए हुकूमत ही इसको चलाएगी, वफाकी हुकूमत चलाएगी। ये सिंध हुकूमत का ये काम करना था जो सिंध हुकूमत ने नहीं किया और वफाकी हुकूमत कर रही है। साथ साथ और ये अक्टूबर की आखिर तक इंशाल्लाह ताला ये आपका ग्रीन लाइन मंसूबे का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और कराची की आवाम को फर्स्ट मेगा मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट मिलेगा। दूसरा जो आपका सर्कुलर रेलवे की बात ही, ये वो लोकल ट्रेन वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे स्टेट ऑफ द आर्ट कराची सर्कुलर रेलवे जो तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी। और इसका जो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसकी कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। 20 अरब के लगभग का ये प्रोजेक्ट है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर खड़ा होगा। उसके बाद उसकी है ना ट्रेन आनी है, उसके बाद उसकी सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके अलावा दूसरा जो इसका मरहला है सेकंड फेज़ में, तकरीबन ये 250 अरब रुपए का टोटल ये प्रोजेक्ट है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। और ये भी इंशाल्लाह ताला अगले 2 से 2.5 साल में इसको प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सर 2 साल तो आपके 3 साल तो आपके तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, तो 2.5 साल आप कहाँ से करेंगे? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, क्या है ना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगली हुकूमत वफाक में भी और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अच्छा जी, आप लोगों के पहले से आपने प्रेडिक्शन कर दिया। और अगर देखें दूसरी चीज होती है कि अगर कोई प्रोजेक्ट वायबल प्रोजेक्ट होता है तो आने वाली हुकूमतों को, चाहे वो पिछली हुकूमत का हो या किसी का हुकूमत का हो, उन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करके कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं, जो अभी ग्रीन लाइन बसेस जो है उसमें क्या क्या आवाम के लिए फैसिलिटीज़ हैं, कितने इस पर टैक्सेस रखे गए हैं, क्या फ़ी होगी जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, इनिशियली तो ये आपका सुरजानी से नुमाइश तक है, फिर जो सेकंड फेज़ है ये कैप्रे सिनेमा से तक टावर तक जाएगा। इसमें जो प्रपोज्ड है कि जो पूरा जो अभी जो फर्स्ट फेज में तकरीबन 25-27 किलोमीटर का जो रूट है उसमें 60-70 रुपए तक की है ना बात की जा रही है, ताकि आवाम को इसमें रिलीफ मिले और एक बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिले। इसमें ITS सिस्टम जिसका कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत टिकटिंग है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, देवू इसको चलाएगी। तो ये एक जो दाइवू इसको है ना चलाएगी अगले 3 साल के लिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है कराची के लोगों के लिए। और देखें, जब आपकी ग्रीन लाइन बस बन जाएगी, अब मैं मुतालबा करता हूँ सिंध हुकूमत से कि उनको ऑरेंज लाइन बनानी थी, वो येलो लाइन बननी थी, रेड लाइन बननी थी, पता नहीं पर्पल लाइन, सारे कलरों की लाइनें बननी थी। सिंध हुकूमत ने तो कुछ किया नहीं। जब ये सारी ये आपकी मास ट्रांजिट ट्रेन बन जाती हैं, तो ये ट्रेन कह रहा हूँ मैं, मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम BRT सिस्टम, जब ये आपका बन जाएगा तो वो कनेक्ट होती है आपकी कराची सर्कुलर रेलवे से। तो पूरा कराची जो एक सर्कुलर रेलवे का मतलब ये है कि ये KCR इन तमाम लाइंस के थ्रू है ना वो एक सर्कुलर दायरे में वो चलेगी, ताकि लोगों को कनेक्टिविटी का इशू ना हो कि अगर वो BRT से एक स्टॉप पे उतरे तो वो KCR को कनेक्ट करके अपनी आखिरी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। असल मकसद ये है। तो ये KCR जो है ये 15 साल पहले ये प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए था।
آپ کے پاس جائکا جو ہے وہ آپ کو اس کو فنڈنگ بھی دینے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ کی پچھلی حکومتوں کی نااہلی 14 سال سے جو اس حکومت میں وہی کرپشن کے کیسز، جس کی وجہ سے جائکا جو آپ کو 5.5 آدھے فیصد پہ آپ کو لون دینے کے لیے تیار تھا، یہ پروجیکٹ کک بیکس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے، کرپشن میں اپنا کٹ مانگنے کی وجہ سے، یہ پروجیکٹ کراچی کی عوام اس پروجیکٹ سے محروم رہی۔ ٹھیک ہے جی سر، یہ جو ابھی سرکل ریل وے جو ہے جس کی کل بنیاد رکھی جائے گی، تو اس میں کیا لاگت آئے گی، کیا پہلا مرحلہ کس طرح سے ہوگا، دوسرا اس کا آپ تھوڑا انفراسٹرکچر کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتائیں، بتایا نا اس کا انفراسٹرکچر کی کل گراؤنڈ بریکنگ کیا سیرمنی لاگت ہے آئے گی یہ سب سارے جی، جو چیزیں؟ گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی تقریباً 20.7 ارب روپے کی یہ اس کا انفراسٹرکچر کا ٹھیک پروجیکٹ ہے، ہے۔ ٹوٹل 250 سے 300 ارب روپے کے بیچ کی لاگت کی بات ہو رہی ٹھیک ہے، ہے، اور یہ 45 کلومیٹر کی تقریباً یہ KCR کی بات ہو رہی ہے، جس میں آپ کے ایلیویٹڈ بریجز بھی، ایلیویشنز بھی ہوں گی، کیونکہ کئی آپ کے اسٹرکچرز کھڑے ہیں، تو یہ پورا اس کا اسٹرکچرز اور اس کی ڈیزائننگ پہ کام ہو گیا ہے، اور یہ جب گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کام مزید بہت تیز طریقے سے ہوگا، اور پبلک پارٹنرشپ کے تحت اس کا جو فائنل جو ایگزیکیوشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ ہوگی، اور 2.5 سے 3 سال کا ہمارا یہ ٹائم ہے کہ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی سر، ابھی میں نے جیسے آپ سے بھی گرین لائن کے بارے میں بھی سوال کیا تھا، تو ہماری بات کو تو کسی اور موضوع کی طرح چلی گئی تھی، تو میں نے پوچھا تھا کیا کیا فیسلٹیز دی جائیں گی، کس طرح کی مطلب وہ بسز بنائی گئی ہیں، تھوڑے سے ہمارے ناظرین، کیونکہ کافی لوگوں کو جی، جستجو ہے گرین لائن کافی ٹائم سے سن اسٹیٹ رہے آف تھے۔ دا آرٹ بسز ہے، ایئر کنڈیشننگ ٹرانسپورٹ ہے، جس میں جو بزرگ ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، ان کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے وین کے لیے، بالکل یہ گراؤنڈ کے نیچے تھے کہ کوئی اگر ویل چیئر سے بھی اس میں اگر کوئی معذور ہے یا کوئی بزرگ ہے جن کو ہے نا پریشانی ہے، تو ان کے لیے بھی الگ فیسلٹی دی گئی ہے، اور بیسکلی اس کا پرپز یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ایک پبلک ٹرانسپورٹ فیسلٹی نہیں ہے، ایک سستے ریٹوں میں کراچی کی عوام کو بہترین ٹرانسپورٹ فیسلٹی دی جائے۔ ٹھیک ہے جی، مہنگائی یہ ایک بہت بڑا جو ہے عوام کے اوپر بم مطلب گرا دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ویسے ہی لاک ڈاؤن، پھر اس کے بعد جو ہے بے روزگاری، کافی معاملات تو آپ کے سامنے ہی ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بے روزگاری کی طرف مطلب بے روزگاری زیادہ سے زیادہ بڑھتی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جس طرح سے خان صاحب نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے لیے بھی جو ہے نوکریاں اور باقی ساری چیزیں، تعلیم کے اوپر بھی فوکس کیا جائے گا، تو یہ کب چیزیں پوری ہوں گی؟ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ایک ایشو ہے، لیکن میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مہنگائی جو ہے صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کا ایشو ہے۔ اب آپ دیکھیں کینیڈا میں 18 سال بلند ترین لیول پہ مہنگائی ہے، کینیڈا میں ابھی نمبرز آئیں، 2-3 چیزیں لوگوں کو سمجھنے پڑتی ہیں کہ پوسٹ کووڈ آپ کے جو سپلائی ایشوز ہیں وہ ابھی تک آپ کے ایڈریس نہیں ہوئے، آپ کے جو 1 سال پہلے جو $600 کا کنٹینر ہوتا تھا ٹرانسپورٹیشن میں، وہ آج $6,000 میں بھی اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کی فوڈ پرائسز، انٹرنیشنل فوڈ پرائسز، کھانے کا تیل، دالیں، دوسری چیزیں جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں، اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں دنیا میں، کیونکہ ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، تو ایک امپورٹنگ کاسٹ ہم کو بڑھی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا ایک فینومینا ہے کہ دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے کووڈ میں جب لاک ڈاؤن، جب وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کر دو، سب کچھ ختم کر دو، ہماری یہ پالیسی تھی کہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی، ہم نے کہا کہ پاکستان جیسا ملک ہے کبھی بھی کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جا ہی نہیں سکتا، اگر ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جاتے تو پاکستان میں کیوس ہو جاتا، کراچی جیسے شہر میں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے۔ ہمارا جو احساس پروگرام جس میں 200 ارب روپے بالکل نیچے طبقے پہ میرٹ پہ بانٹے گئے، اس 200 ارب روپے میں سے 70 ارب روپے سندھ میں بانٹے گئے، ٹھیک ہے، اور تو یہ وہ ہمارا احساس کا پروگرام، اور ساتھ ساتھ جو کووڈ کی ہماری اسٹریٹجی تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، جس سے ہم نے انڈسٹریز کو بند نہیں ہونے دیا، پوری دنیا کی انڈسٹریز بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا ایکسپورٹ بڑھا، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال بالکل ہے جو $18 بلین کا 2018 میں نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، ہمارا تقریباً جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 10 مہینے تک پازیٹیو رہا۔ پھر جیسے امپورٹ ایکٹیویٹیز بڑھی، ڈیمانڈ بڑھی، تو ہمارا امپورٹ ہمارا بل بڑھا،
لیکن بات یہ ہے کہ جو ہماری کووڈ کی جو پالیسیز ہیں وہ تو پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا. جتنے دنیا میں فائنینشیل مینیجرز ہیں اور جو ایون جو بارک اوباما کے جو آپ کے جو فائنینشیل ایڈوائزر تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی جو اگر پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا اپنا لیتی تو ہم ٹریلینز آف ڈالرز کی بچت کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی بلال صاحب, ہم گفتگو جو ہے جاری رکھیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال غفار صاحب. بلال صاحب, مہنگائی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. مہنگائی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, عوام جو ہے پریشان حال ہے. آپ گفتگو کر رہے تھے یہ مہنگائی ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل کاموڈٹی پرائسز کیا ہے. اب ہمیں جو اس کے جو لوکلی جو ہمیں اس کی سپلائی بڑھانی پڑے گی, اور جو ہمارا جو کنزمپشن جو ان نیسیسری کنزمپشن ہے یا جو لگژری کنزمپشن ہے اس کو روکنا پڑے گا, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, دیکھیں سپلائی جو بڑھتی ہے وہ ایک ساتھ اوور نائٹ نہیں بڑھتی. آپ کو اگر آپ کی کسی چیز کے کھانے پینے کی آپ کی سپلائی بڑھانی ہے تو وہ ظاہر آپ کو 1-1.5 سال لگتا ہے کہ اس کی نئی کراپ آنے میں. تو ظاہر ہے کہ جب انٹرنیشنلی جب آپ کا کووڈ پوسٹ کووڈ آپ کا سچویشن نارمل ہوگی تو آپ کی سپلائی بڑھے گی, اور جب سپلائی بڑھے گی تو آٹومیٹکلی پرائسز نیچے آتی ہیں. ابھی یہ آپ کا جو بھی ہے یہ ڈیمانڈ بیسڈ آپ کی پرائس بڑھی ہوئی ہے. یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کچھ یہ یا میں ان دا سمپل سینس کہ سپلائی شاک کی وجہ سے یہ آپ کی پرائسز بڑھی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 6 مہینے میں جب انٹرنیشنلی چیزیں نارمل ہوں گی تو کاموڈیٹیز کی پرائسز جب نیچے آئیں گی تو اس کے فوائد جو ہیں آپ کی عام آدمی تک جائیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتی ہیں کہ جس کے آپ کے ہاتھ میں تھی, لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوکل جو انتظامیہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ریٹس ہوتے ہیں اس کو میک شور کریں کہ جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اس کی پرائسز جو ہیں وہ اس کی پرائس کنٹرول کرنا آپ کی ایڈمنسٹریٹر ڈی سی صوبائی حکومتوں کی ہے. اس میں پرٹیکولرلی سندھ حکومت فیل ہو گئی ہے. اب بتائیں مجھے کراچی میں جو آٹا اگر 70-80 روپے میں مل رہا ہے تو وہی آٹا کے پی کے میں 55 یا 50 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ یہ ایک ڈفرینس ہے. یہ وہ جو فیلئر ہے جو لوکل ایڈمنسٹریشن مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس کی بالکل جو آپ کا پرائس کنٹرول اور سپلائی کنٹرول جب آپ لوکل لیول کی بات کرتے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سپلائی آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کا وفاقی حکومت ہے. وفاقی حکومت سارا اپنی پالیسی دے دیتی ہے لیکن ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن آپ کا صوبائی سبجیکٹ کا کام ہے. اب آپ مجھے دیکھیں کہ جو ڈی سی کے ریٹس ہوتے ہیں پھلوں کے, سبزیوں کے, دالوں کے, وہ آپ مارکیٹ میں چاہیں ابھی چلے میرے ساتھ اس مارکیٹوں پہ اس دام پہ ریٹ پہ کیوں چیزیں نہیں بیچ رہی. تو یہ وہ نااہلی ہے, یہ وہ ناکامیاں ہیں جو لوکل ایڈمنسٹریٹر کے اوپر جاتی ہیں. سر لیکن پھر بھی آپ لوگ جو ریٹس آگے سے کوٹ کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں, جیسے پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے. میں نے آپ کو پیٹرول کا بتایا کہ پیٹرول جو ہے میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جنوری 2001 میں پیٹرول کی پرائسز 103 روپے تھی. سر میری بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. بات سنیں نا, پیٹرول پہ پرائس تو بجلی پہ بھی آتا ہوں. 103 روپے آپ کا پیٹرول پرائسز تھے اور آج 123 روپے ہے. آپ کا $40 کا تھا تیل اور آج تیل $75 ہو گیا, ڈبل ہو گیا ہے آپ کا تیل کا ریٹ پوری دنیا میں. یہ آپ دیکھیں یہ فرق ہے. اور جو آپ بجلی کی پرائسز کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ جو وہ غلط معاہدے جو پچھلی حکومتوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو پاکستان کے لیے, میں تو کہتا ہوں کہ جو انرجی سیکٹر کے لیے سب سے بڑا پرابلم پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے, جو اب ہم تمام آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیشنز کر رہے ہیں, جن کے جو 92 اور 2005 کی جو پالیسیوں کے جو پاور پروجیکٹس ہیں ان کو ہم جو ڈالر ٹرمز میں جو ان کے کانٹریکٹس تھے اس کو روپی ٹرمز میں لا رہے ہیں. ہم تمام آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ملے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا آئی پی پیز کے ساتھ جب تمام آئی پی پیز کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو جائے گا, ریوائز کانٹریکٹ ہو جائے گا, تو یہ 400 سے 500 ارب روپے کی بچت اگلے 5 سال میں پاکستان کو ہوگی. یہ وہ کانٹریکٹس ہیں جس میں کرپشن ہے, جس میں بڑے کویشچن مارکس ہیں کہ یہ ایسے
कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों दिए गए। ठीक है जी, हमारे साथ 118 से PS 118 से अदील शहजाद MKM पाकिस्तान के MP हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अदील, खैरियत से आप? जी वालेकुम सलाम। जी अदील, आपने देखा 550 से लेके 9000 तक जो है गैस के बिलों में इजाफा करने की तजवीज़ पेश कर दी है। आप क्या समझते हैं, आवाम वैसे ही महंगाई के बहरान तले दबी जा रही है, लेकिन आवाम पे इस तरह की जब टैक्सेस लगा दिए जाते हैं तो हमारी जो आवाम है जो लोगों को सपोर्ट करके लेकर आती है, जैसे खान साहब ने कहा था कि कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह के बिजली के बिल रहे और इसी तरह के मतलब टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया तो हमारे हुक्मरानों को घर बैठ जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? देखें ये मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। देखें ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। कराची शहर के साथ हमेशा से ज्यादती होती आई है 10 वर्ष से। अब मसला ये है कराची को वो सोने की चिड़िया समझ लिया है कि मतलब आप जो है कराची के पहले तो पूरे कराची को तबाह किया गया, उसको बर्बाद किया गया और अब कराची शहर के हर शख्स के जेलों के ऊपर जो है वो डाका डाला जा रहा है, जो कि KMC जो है KMC ने जो है इलेक्ट्रिक के बिल्स में जो है वो इजाफा करके जो है वो कराची की जेबों कराची के जो अवाम है उनकी जेबों के ऊपर जो है वो डाके डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उन्होंने खत लिखा ये स्विच गैस को ये अपना हमारी जो स्विच गैस है स्विच गैस कंपनी को कि आप जो है बिलों के जरिए जो है वो कलेक्शन करके जमा करके हमें दें। लेकिन बात ये है कि जब भी कराची को देने की बात आती है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तो वो कराची की आवाम से ही चंदा करना इकट्ठा शुरू कर देते हैं। अच्छा, कराची शहर जो है जो ऑलरेडी 95% जो है वो सिंध को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। सिंध के खजाने में जो पैसे जो है वो कराची के पैसे शामिल होते हैं, फेडरल में 70% जो है वो कराची शहर के लोग देते हैं। उसके बावजूद जो है कराची के शहरी जो है अब ये अलग जो है ये पैसे दें, जो कचरा उठाने के लिए वो अपने अलग से पैसे दें, और जो बेसिक जो उनको सिविक जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो म्युनिसिपल सर्विस होती हैं, उनके लिए भी जो है कराची के शहरी जो है वो अपने जेब से इनको पैसे दें। और भाई किस बात की आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, किस बात के आप दावेदार बन रहे हैं? 2 बूंदे कराची में पड़ती हैं, पूरा कराची शहर जो है तालाब का मंजर पेश करता है, पूरी दुनिया जो है कराची की सूरत हाल और इसकी बदहाली को देखता है। तमाम इनके दावे चंद मिनटों की बारिश जो है वो पूरे पोल खोल कर रख देती है। आप देखें कौन सा इलाका ऐसा है कराची का जो चंद मिनटों की बारिश में इनकी पूरी कारकर्दगी पिछले 14 सालों से मुसलसल आप मुसल्लत हैं इस शहर के ऊपर। आप इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील नहीं कर सके, आप इस शहर की सीवेज लाइन्स को जो है वो रिप्लेस नहीं कर सके, उसको स्ट्रेंथन नहीं कर सके, इस शहर को 2 बूंद पानी आप जो है वो नहीं दे सके। 1988 से लेकर 2021 तक उस वक्त की जो आबादी थी और आज की जो आबादी है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने 2 बूंद पानी भी इजाफा नहीं करा कराची के शहरियों के लिए। बात ये है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब वो जाते हैं, देखें फिर बारिश आता है, फिर पानी आता है, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से मैं मुखातिब हूँ, फिर बारिश आया, फिर पानी आया, मैं तो गया भी वहां जहाँ पानी भी कम आया। मसला ये है कि वो शख्स वो वहां जाते हैं जहां पर पानी नहीं होता, इनको कहें कि आए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ इनको पानी, मैं दिखाता हूँ इनको आबादियां जो डूबती है हमारी, इनको लेकिन अदील आप ये बहुत बड़ी बात करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब कहते हैं कि हमने अगले दिन ही पूरे कराची का पानी साफ करवा दिया था। आज तक वो नाले का काम जो है वो कंप्लीट नहीं कर सके। और रही सही कसर जो इन्होंने ऑरेंज लाइन का जो प्रोजेक्ट किया उसमें हमारा जो स्टोन ड्रेन था, उस स्टोन ड्रेन के अंदर जो है वो पिलर्स खड़े करे गए। इनके इंजीनियर्स पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं ना, उनको ई का पता है ना जी का पता है, पता नहीं कहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ी है उन्होंने। भाई एक आबादी है, एक 30 लाख की आबादी, उसका स्टोन ड्रेन है, आप उसके अंदर जो है वो पिलर डाल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि ये जो निजाम है, ये जो स्टैंड डोम है, ये डिस्टर्ब होगा।
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے اگر ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عدیل اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات اگر آپ ایجوکیشن کی کریں، ٹھیک ہے، ایجوکیشن میں تو ہم ماشاءاللہ دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارا کمپٹیٹر ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ گورے جو ہیں وہ بھی ہم سے 100 سال جو ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں. اس اچھا. کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ انسانوں کو تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے تمام جتنے بھی ہمارے ینگسٹرس تھے، ہماری یوتھ تھی، ہمارے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو تو تعلیم دے ہی دی ہے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب انہوں نے گدھوں کو اور بھینسوں کو بھی جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا ہے، اور اس کے اچھا لیے وہ جو کیسے؟ اکوپمنٹ ہے وہ بھی ان کو الگ طریقے کی درکار ہے. صحیح. ہلو. جی. اور جی جی. سندھ میں 7,500 اسکول ایسے ہیں جو فنکشن نہیں ہیں، چلانے کے قابل نہیں ہیں. اس کی جو تباہی ہے، ان کی جو بربادی ہے، سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ انہوں نے جو اقدامات کرے ہیں تعلیم کے اوپر میں بتا نہیں سکتا آپ کو. ابھی وہ ہمارے ایک منسٹر صاحب تھے، وہ 2700 روپے کی جو لیس تھی انہوں نے 27,000 روپے کی خریدی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. جی جی جی. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے شہزاد؟ جی 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 27,000 روپے کی وہ ڈیسک خریدی گئی. ان کے اوپر بڑا کریٹیسائز کیا کہ 27,000 روپے کی آپ نے جو ہے وہ ڈیسک خریدی. تو خیر وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو 2700 روپے کی اور جو 2700 سے 7,000 روپے کی جو ڈیسک ہوتی ہیں اس پہ جو ہے وہ انسان بیٹھتے ہیں. یہ جو انہوں نے خریدی ہے، یہ جو 27,000 روپے کی جو ڈیسک خریدی تھی انہوں نے خریدی تھی جانوروں کے لیے، یہ بھینسوں کے لیے خریدی تھی. اب ظاہر سی اچھا. بات ہے اس کے اوپر مٹیریل بھی زیادہ لگے گا، اس میں اکوپمنٹ بھی زیادہ لگیں گے، اس میں ڈور بھی اس کے حساب سے لگیں گے، اور اگر اس میں ٹیبلیٹ وغیرہ ہوں گی اور دوسری چیزیں ہوں گی، ایل سی ڈیز ہوں گی یا کی بورڈ ہوں گے تو وہ بھی انہیں کے مطابق ہی ہوں گے. تو اس وجہ سے جو ہے اب یہ ان کی جسٹیفیکیشن میرے خیال سے اگلی جو جسٹیفیکیشن یہ دیں گے میرے خیال سے وہ یہ دیں گے کہ جناب ہم نے تو جانوروں کے لیے ویسی خریدی دی، اس لیے جو ہے اس کی کاسٹ بڑھی، اس لیے جو ہے وہ اس کا اکوپمنٹ بڑھا. یہ تمام تر جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے تعلیم کا انہوں نے قتل عام کیا. میرا ٹھیک ہے نہیں خیال عدیل، کہ آپ ہمارے دیکھیں سے ٹیلی بات فون یہ ہے کال پہ کہ رکیے گا، ہمارے ساتھ ہر موجود ہیں. گورنمنٹ ہمارے اسکول جو ساتھ ہے وہ موجود تباہی ہیں جی جی بربادی کا عدیل، شکار ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہمارے ہے؟ جو گزرا ہیں ان جی کو پیسے کمانے سے فرصت نہیں ہے، یہ جی جی صرف عدیل، اپنی آپ ہمارے جیبوں سے میں ٹیلی فون کال پہ رکیے. پیسے ہمارے ساتھ ڈالتے ہیں. موجود ہیں پی ٹی جو بھی آئی سے بجٹ ہوتا ہے بلال تعلیم غفار کا، صاحب، ان کی بھی رائے ہیلتھ جانتے کا ہیں. سندھ اور گورنمنٹ جس طرح سے ہیلتھ ابھی کے آپ نے حوالہ کہا میرے کہ بھائی عوام آپ کو کے میں ساتھ بتاؤں ساتھ جو ہے کہ جانوروں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 14 سال میں اس نااہل کرپٹ حکمرانوں کی جو کرپشن کی ہاں کہانیاں، ہاں. نااہلی نالائکیوں کی جو ٹولہ ہے پورا، کہ پورے سندھ میں چھوڑیں، کراچی میں، کراچی چھوڑیں، ڈسٹرکٹ چھوڑیں، ٹاؤن چھوڑیں، مجھے ایک جوسی پورے سندھ میں بتا دیں جہاں پہ پینے کو پانی ہو، سینیٹیشن فیسلٹیز ہوں، سیوریج فیسلٹیز ہوں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں. یہ جو بنیادی حقوق ہیں، پینے کا پانی، سیوریج، تعلیم، آپ کی صحت کی سہولیات، آپ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم، یہ 14 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ناکام ترین حکومت ہے. اور جو کراچی کا پیسہ کراچی پہ لگنا چاہیے، یہ ان کو پیسے مل جاتے ہیں، این ایف سی کے تحت پیسے مل جاتے ہیں. 125 ارب روپے کراچی سندھ سروسز سیلز ٹیکس میں دیتا ہے جو سندھ حکومت کلیکٹ کرتی ہے، لیکن کراچی کا پیسہ کراچی کو نہیں ملتا. پروونشل فائنانس کمیشن پچھلے 13 سال سے نہیں ہوا. اور اگر کراچی کا پیسہ کراچی کی عوام پہ ایمانداری طور پہ لگے تو کراچی کا حال یہ نہیں ہو کہ آج کراچی کو انہوں نے موئنجو دڑو بنا دیا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جس کے چیئرمین آپ کے مراد علی شاہ صاحب ہیں، آپ کے سی ایم صاحب ہیں، ایک کچرا بھی یہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ تو ان کی پرفارمنس ہے. اب جس شعبے میں چلے جائیں یہ کرپشن کی اور بیڈ گورننس کی آپ کو ایگزامپلز ملیں گی. اور اب پورے سندھ کے عوام یہ پہچان گئے ہیں، ان کو ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ اگر سندھ کی سب سے بڑی کوئی دشمن ہے جو سندھ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمران جماعت ہے. لیکن سر آپ نے آج ہی ناصر حسین شاہ کا کل آپ نے بیان سنا ہوگا، ملک کے مفاد کے لیے، ملک کی عزت کے لیے اگر ہمیں جو ہے فیڈرل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے تو ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم کھڑے ہیں میں نے ان تو کے سوال ساتھ. بھی انٹرنیشنل ٹیمز میں کو نے ہم تو لے سوال کر پہ آئیں بھی گے. پوچھا تھا میں نے اسمبلی میں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج تھا.
वफाकी हुकूमत ने तो अपने शहर के सारे प्रोजेक्ट, चाहे ग्रीन लाइन मंसूबा वो तो हो, मुल्क के KCR मुस्तकबिल के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, तो वो तो काम आप लोग करें ना, शाना बशाना करें सर। किसने मना किया है? काम करके तो दिखाए ना। मत करें करप्शन। वो आपने देखा कि वो 5,000 की डेस्क 29,000 रुपए में डेस्क इन्होंने है ना टेंडर की थी। वो हमारे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एक्सपोज किया, और आज आप अखबार में देख लेंगे सिंध हुकूमत को वो टेंडर कैंसिल सर मैं करना आपको पड़ा। अली आदिल शेख साहब की आपने बात की तो यहाँ पे मैं आपको मुबारकबाद आपको दूंगी भी मुबारक माशाल्लाह। शायद बोले, अली आदिल शेख साहब का जो है बेटा हुआ है, और इन्होंने बहुत ना बहुत एक मुबारक हो उन्होंने आपको। इसकी लेकिन हम सर सब मुझे मुबारकबाद बताइए देते हैं। शादी छुपाने वाला क्या मामला था? देखिए ये पर्सनल मामलात होते हैं, और जब है ना मंजर आम पे दूसरी आए, शादी कर ली तो जायज है, उन्होंने ठीक है, उसको लेकिन एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने लेकिन सर एक्सपोज होने के बाद हुआ ना। एक्सपोज नहीं हुआ, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जायज तरीके से उन्होंने अपनी शादी ऐलान किया। लेकिन सर इस तरह से तो इलेक्शन कमीशन भी इस पे नहीं, एक्शन ले सकती है। कोई ना गलत काम नहीं किया, शरअन तौर पे इन्होंने बिल्कुल जायज काम किया है, और है ना कोई इन्होंने गुनाह का काम नहीं किया। एक पर्सनल मामलात होते हैं, उनको पर्सनल। सर दुआ भुट्टो साहिबा खुद MP हैं, अली आदिल शेख साहब दोनों ने एक्सेप्ट किया है ना, शादी एक्सेप्ट की है, और है ना मुबारकबाद भी वसूल की है, और है ना कोई ये तो नहीं की ना कि हमने नहीं की, एक्सेप्ट कर रहे हैं सब। मुबारकबाद दें, आपको भी हम मिठाई भिजवा देंगे। नहीं मैंने पहले आपको मुबारकबाद दी। आपको मुबारक मिठाई भिजवा देंगे। जी अदील आप क्या कहते हैं? हेलो हेलो। जी अदील आपने सुना गुफ्तगू बिलाल साहब की, और मैं जो बात कर रहे थे अभी हम लोग कि अली आदिल शेख साहब ने शादी तो कर ली, ठीक है, ये एक जायज़ काम है, लेकिन शादी को छुपाना, 2018 में उन्होंने शादी की और 2021 में वो चीज़ जो है डिक्लेयर होती है अली आदिल शेख साहब का, जब जो है बेटे की पैदाइश होती है, उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ वायरल हुई और मीडिया पे उन्होंने गुफ्तगू की, तो ये इतना टाइम इन्होंने क्यों ये चीज़ को छुपा के रखा, आप क्या समझते हैं? हाँ देखें, ये तो एक पर्सनल मैटर है, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। ये तो आपको हलीम आदिल शेख साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि जी उन्होंने क्यों छुपाया और उन्होंने इतना डिले क्यों किया। अगर 2018 से पहले या 2018 में उन्होंने शादी की थी तो उन्होंने डिक्लेयर अभी क्यों की, इसका बेहतर जवाब जो है वो खुद आपको दे सकते हैं। इस पर तो खैर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है जी सर, आप क्या समझते हैं सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से? जैसे ग्रीन लाइन मंसूबा जो है अभी बिलाल साहब ने कहा कि एंड ऑफ अक्टूबर हम जो है इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट हो जाए, और इस तरह से ऑरेंज लाइन मंसूबे को आप किस तरह से देख रहे हैं? कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, मुझे तो ऑरेंज लाइन कंप्लीट होता हुआ नजर आ नहीं रहा अभी फिलहाल। तो दूसरी बात ये कि ऑरेंज लाइन जो है दुनिया का फ्लॉप तरीन प्रोजेक्ट है, दुनिया का फ्लॉप तरीन प्रोजेक्ट है। वो इस वजह से क्योंकि जहां से औरंगी शुरू होता है वो वहां पर खत्म हो रहा है। अच्छा। और औरंगी उससे 13 से 14 किलोमीटर आगे तक औरंगी है, यानी कि मैं वहां से किंची में बैठकर सफर कर कर आऊंगा, फिर मैं औरंगी टाउन 5 नंबर पर उतरूंगा, फिर मैं उसमें चिंची में से उतर कर ऑरेंज लाइन में बैठूंगा, फिर मैं इन्हें कराया दूंगा, और फिर मैं ये 2 से 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मैं सफर करूंगा, फिर मैं उतरूंगा बोर्ड ऑफिस से, फिर मैं ग्रीन लाइन में बैठूंगा। तो ये पता नहीं किस किस्म के इंजीनियरिंग, किस किस्म के ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, इस प्रोजेक्ट में इतना बड़ा ब्लेंडर है, इतना बड़ा ब्लेंडर है इस प्रोजेक्ट में, इन्होंने इसमें ड्रेन भी नहीं रखे हैं, यानी कि जो स्टोन ड्रेन होता है वो इन्होंने रखा ही नहीं है। 3 दिन तक जो है वो बारिश का पानी ऊपर से गिरता है। रात को भी मेरी गाड़ी के ऊपर पानी गिरा है। ओहो, अच्छा। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये जो ऑरेंज लाइन का जो प्रोजेक्ट करने जा रहे थे, ये ऑरेंज लाइन का जो प्रोजेक्ट इन्होंने किया, इंजीनियर्स पता नहीं ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। हमारे जो औरंगी का स्टोन ड्रेन था, उस स्टोन ड्रेन के अंदर इन्होंने पिलर जो है वो लगाए हैं। इसके ये ऑरेंज लाइन के जो ब्रिज था उसके पिलर इन्होंने औरंगी की जो स्टोन ड्रेन थी उसके अंदर इन्होंने वो पिलर लगाए, जिसकी वजह से जो है वो पूरा पानी जो है वो रोड पर बह रहा है। और इनके PD साहब को मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब आप तशरीफ लेकर आए। मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप मुझे ये बताएं, ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इतना लंबा, ये जो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो ट्रैक है इसमें आपने स्टोन ड्रेन ही नहीं रखा। तो वो कहते हैं कि जनाब ये नेचुरल फ्लो से चलेगा। वो नेचुरल फ्लो इस तरह से चलता है कि वो पूरा तालाब का मंजर जो है ये पेश करता है। ये ऑरेंज लाइन जो प्रोजेक्ट है ये दुनिया का फेल ड्रेन प्रोजेक्ट है, क्योंकि जहाँ से औरंगी शुरू होता है वहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, जिस तरह से अभी अदील साहब कह रहे हैं कि ऑरेंज लाइन मंसूबा ऐसा है, ये वो प्रोजेक्ट है जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं ये सिंध गवर्नमेंट जो है जिस तरह से इन्होंने ऑरेंज लाइन मंसूबे की काफ़ी जो है शोर मचाता, और ऑरेंज लाइन मंसूबा कराची की जो है किस्मत बदलने वाली है,
تو یہ جس طرح ابھی عدیل صاحب بول رہے ہیں کہ آپ سفر کریں چنچی میں پہلے بیٹھے پھر اس کے بعد آپ آرنج لائن میں بیٹھے پھر اس کے بعد چنچی میں بیٹھے پھر اس کے بعد, تو یہ منصوبہ ہے ان کا کس طرح؟ آرنج لائن کا جو منصوبہ ہے یہ سندھ حکومت کو 2016 میں کمپلیٹ کرنا تھا, کچھ 6 کلومیٹر یا 8 کلومیٹر کا منصوبہ ہے, وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے. یہ سڑکیں 14 سال کی پرانی اسکیمیں ہیں, سڑکیں جس کی مرمت کرنی ہوتی ہے وہ یہ کام کر نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 250 ارب روپے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز میں خرچ کرنے تھے, اس کے صرف 50 یا 55% جو ہے یہ خرچ کر سکے. ان کے پاس ایگزیکیوشن کیپیسٹی نہیں ہے, اور کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ خرچ کرنے کی کہہ لیں کہ ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں. کیپیسٹی بلڈنگ میں یہ لوگ جب تک یہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کو امپروو نہیں کریں گے ڈیولپمنٹ سکیمز ٹائملی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. یہ پروجیکٹ کو ڈیلے کرتے ہیں جس سے پروجیکٹ کی کاسٹ بڑھتی ہے, اور یہی ان کا ایک بہترین طریقہ ہے کرپشن کرنے کا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی عوام اسی طرح سے بسز اور چنچیز میں سفر کرتی ہے؟ کراچی کی عوام کو پتہ ہے کہ جو ایک واحد امید جو ہے وہ عمران خان صاحب کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے سندھ کا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالی ہوگا. میئر بھی کراچی کا جو ہوگا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. دیکھیں K4 کا منصوبہ وفاقی حکومت کر رہی ہے, KCR کا پروجیکٹ وفاقی حکومت کر رہی ہے, آپ کا گرین لائن کا منصوبہ وفاقی حکومت کر رہی ہے, فریٹ کوریڈور منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کرنے جا رہی ہے, ساتھ ساتھ آپ کا جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ وفاقی حکومت کرنے جا رہی ہے. جب سارے کام وفاقی حکومت نے کرنے تو سندھ حکومت کا تو کوئی رول ہی نہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن سر یہ تو نواز شریف کو تھا نا پروجیکٹ گرین لائن. اچھا, اب آپ کے 70% کمپلیٹ ہوا تھا اور وہ صرف اس کا روڈ کا تھا. اس کے بعد اس کا ٹیکنیکل امپلیمنٹیشن, فیسیلیٹیشن, بسیں, اس کا آئی ٹی ایس سسٹم, آپ لوگوں نے اپنا کون سا پروجیکٹ لے کر آئے؟ 20.5 ارب روپے وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف نے گرین لائن منصوبے پہ لگائے ہیں. یہ تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, یہ تو 2017 میں کمپلیٹ ہونا تھا, کیوں نہیں ہوا 17 میں؟ پھر اس کی جو بسیں لانی تھی اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کے پاس تھی, سندھ حکومت بسیں نہیں لے کر آئی. یہ تو وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کو اون کیا ہے اور کراچی کو گرین لائن جیسا منصوبہ اور KCR کا منصوبہ سر 1100 ارب کا بھی معاملہ تو یہ 1100 ارب روپے میں سے ہیں جو کراچی سرکولر ریلوے 250 ارب روپے میں جو ہے, یہ آپ کا 1100 ارب روپے میں, یہ ہے جو آپ کا فریٹ کوریڈور 160 ارب روپے میں بننے جا رہا ہے یہی ہے. پہ آپ کا 20 ارب روپے جو گرین لائن منصوبے میں, یہ 1100 ارب روپے میں سے وفاق کا 700-750 ارب روپے کا جو شیئر تھا اس میں تمام پروجیکٹس میں کام ہوا ہے. تقریباً 100 سے 125 ارب روپے کا پروجیکٹ K4 کا پروجیکٹ ہے جو وابدہ کو ٹرانسفر ہو گیا ہے, اور اگست 2023 تک کراچی کو 26 کروڑ گیلن پانی اضافی یومیہ وہ K4 سے ملے گا, اور یہ بھی وفاقی حکومت دے گی. کیونکہ یہاں پہ تو عوام پانی کے لیے ترس رہی ہے, 2007 میں K4 کا پروجیکٹ 2007 میں شروع ہوا تھا, اور یہ خواتین جو ہے نا بلال صاحب گیلنز بھر بھر کے تو لے کر جا رہی ہوتی ہیں. سوال پوچھیں کہ جو 2007 میں جنہوں نے یہ K4 کا پروجیکٹ شروع کیا تھا کیوں کمپلیٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جن کو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کریں گے, اور یہ اب وابدہ نے K4 کا پروجیکٹ لے لیا ہے. وہ وفاقی حکومت 100% فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ سے K4 کا پروجیکٹ کمپلیٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی ناظرین, گفتگو ہم جاری رکھیں گے, شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے 1100 ارب کے حوالے سے. جماعت اسلامی جو ہے ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جو ہے 1100 ارب کے جو ہے سوال کر رہی ہے. اسی طرح سے اور جماعتیں بھی 1100 ارب کہاں خرچ کیے گئے, 1100 ارب کہاں ہے, کس کو دیے گئے, اسی حوالے سے ہم جو ہے بلال غفار صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. 1100 ارب کا جو معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے, کس طرح سے اس کو جو ہے مطلب اس کی کیا لاگت ہے, اور مطلب جو آپ لوگوں نے اسکیمز جو کہاں کہاں اس کو آپ لوگوں نے ابھی تک لگایا ہے ہمارے ناظرین کو. دیکھیں جب کراچی میں پچھلی بار بارش آئی تھی, اور جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, اور کراچی ڈوب گیا تھا, آپ نے دیکھا تھا, انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو گیا تھا. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پروونشل حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کام کرے گی کراچی کے لیے, اور 1100 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس ہوا, جس میں سے 750 ارب روپے وفاق کا حصہ تھا, باقی صوبہ سندھ کا تھا. دوسرے دن صوبہ حکومت نے پریس کانفرنس کر دی کہ اس میں
800 अरब रुपए हमारे हैं, बाकी वफाक खर्च करेगा। तो हमने शुक्र अदा किया, चलेंगे किसी बहाने तो सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची पे पैसे खर्च करेगी, करें ना, 800 अरब रुपए करें, 1600 अरब रुपए करें, सिंध में आपकी हुकूमत है, कराची भी सिंध का हिस्सा है, आप करें, खर्च तो करें पैसे। लेकिन मैं आपको हकीकत ये बताता हूँ कि 1100 अरब रुपए में से तकरीबन 750 अरब रुपए का जो हिस्सा है वो वफाकी हुकूमत का है। आपने देखा पिछली बार जो नालों पे इंक्रोचमेंट, नालों की तबाही की वजह से पूरे कराची में पानी आया, ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गए थे। इस साल वफाकी हुकूमत ने गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, इन 3 नालों की सफाई करवाई। साथ साथ 14 फीट के दोनों के फासले पे रोडें बनी, और तकरीबन ये रोडें तकरीबन जो बनेंगी तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर की लंबी रोडें बनेंगी इन तीनों नालों पे। और जो इंक्रोचर्स हैं उनको 18 महीने का किराया भी दिया गया ताकि वो अपना कोई और सेटलमेंट प्लान करें। ये 35 अरब रुपए वफाकी हुकूमत खर्च करेगा सिर्फ नालों के ऊपर, उनकी सफाई पे, जिसमें से 11 लाख टन कचरा भी उठाया गया है, और ये NDMA के थ्रू हो रहा है। मुझे बड़ा अफसोस से करना पड़ता है कि हमें नालों की सफाई के लिए भी NWO, NDMA और FWO को है ना यूज़ करना पड़ता है, हालांकि वो नए कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है। तो नालों की ऐसी सूरत हाल हो गई थी कि वो किसी डिजास्टर से कम नहीं थे, तो हमें उनकी खिदमत हासिल करनी पड़ी। ठीक है जी, टेलीफोन कॉल। अच्छा, दूसरी एक बात बता दूं, साथ साथ हमारा KCR का प्रोजेक्ट 250 अरब रुपए का है, ग्रीन लाइन मंसूबा है, इसके साथ साथ 160 अरब रुपए का फ्रेट कॉरिडोर है। आपका कराची पोर्ट से पोर्ट कासिम अथॉरिटी तक का ये एक फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। इसके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। 21 अरब रुपए जो अगले 2 साल में कराची में लगेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पानी की लाइनें हैं, सीवरेज लाइन है, रोड है, और वो वजीर आला कहते हैं कि इमरान खान रास्ते पक्के क्यों करवा रहे हैं, पानी की लाइनें क्यों डलवा रहे हैं, गटर की नालियां क्यों डलवा रहे हैं, क्योंकि ये वजीर आला साहब, मुराद अली शाह साहब आपके काम करने कहते हैं। आपने काम तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारे काम करेगी। अच्छा जी, हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब, खैरियत से हैं आप? हेलो निहाल हाशमी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत स्लो, बहुत थोड़ी। जी जी, निहाल हाशमी साहब, बजट फिर उसके बाद महंगाई और टैक्सेस का नया सैलाब, हुकूमत ने हमारी बात सच कर दी, ऐसा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। जी, शहबाज शरीफ साहब ठीक बात कहते हैं। देखिए, टैक्स लगाने का अपना एक तरीका होता है, और टैक्स तब आवाम बड़े खुशी से देते हैं जब उनकी जिंदगी में तब्दीलियां नजर आती हो। यहाँ पे सिर्फ टैक्स लिया जा रहा है, और टैक्स के बदले महंगाई दी जा रही है, टैक्स के बदले नाफिज काट कर देंगे, टैक्स के बदले लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, टैक्स के बदले लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, टैक्स के बदले लोगों को महंगा पेट्रोल मिल रहा है, महंगा खुर्द और नौश की चीजें मिल रही हैं। तो ये तो सही बात है शहबाज शरीफ साहब की। और तरक्याती काम की जहाँ तक बात है, तो माजी में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सैकड़ों अरब के यहाँ पे काम कराए, और आप देखें हमने कभी ना किसी को ताना दिया, ना हमने ये कहा कि हमने ये खर्च किया, ये नहीं किया। कराची पोर्ट कासिम पे 1300 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया कि 4 मंसूबे में सरमायाकारी गई, S2 मंसूबे में सरमायाकारी की गई, लियारी बाईपास की कंप्लीशन हुआ, कराची हैदराबाद मोटर वे बना, कराची मेट्रो के लिए काम किया गया, कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कई फ्लाईओवर्स बनाए गए। हमने कभी नहीं कहा, ये हमारा फर्ज है और हर हुकूमत का फर्ज होता है। सर, लेकिन अभी आपने मोटरवे की बात की, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, उससे इतना ज्यादा तो कोई आपने कुशादा नहीं बनाया है। आप कुशादगी और एक्सटेंशन की बात नहीं है, बात ये होती है नीयत की कि आपने बनाया कि नहीं बनाया। हमने वो काम करके दिखाया जो माजी में किसी ने नहीं किया, और हमने बहुत कभी भी पीपुल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत को हमने ताने नहीं दिए, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। और देखिए, हमने कभी अपने MNAs MPs को इस तरह से कराची के लिए फंड नहीं दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वादे और दो टोक बयान है। MNA और MPs जो हैं उनका काम है आइन साजी करना, ना कि सड़कें बनाना और रोड बनाना। उसके लिए बल्दियाती इदारे हैं, बल्दियाती इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि जो बुनियादी जमूर है उसको मौका मिले। जमहूरियत का जो बुनियादी जगह है वो बल्दियाती इलाके हैं और उन्हीं में काम करना चाहिए। लेकिन सर, PTI की गवर्नमेंट खान साहब खुद जो है करा सीवरेज का काम और जो है सड़कें वगैरह तामीर करवा रहे हैं।
देखिए ये उनका काम नहीं, ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट या केएमसी का जो पैसे कराची के वफाक पे ड्यू हैं या जो पैसे कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, और कराची को जब आप टैक्स वापस कर रहे होते हो किसी भी मद में, तो आप एहसान जताते हैं हमारा ही पैसा है ना, कराची शहर का पैसा है। कराची शहर से आप पैसा लेते हैं और कराची के शहर को पैसा देते वक्त आप बहुत ज्यादा वाबिला करते हैं जैसे कोई भीख दे रहा हो, और जब हमसे लेके जाते हैं तो वो कोई जगह टैक्स होता है। इसमें सिंध गवर्नमेंट भी उतनी मुलविस है, उतने ही वफाक तो सबसे ज्यादा मुलविस है। काम आज तक 3 साल हो गया कराची के लिए कोई खास इन्होंने काम नहीं किया, माँ सिवाय नवाज शरीफ के बनाए हुए प्रोजेक्ट के ऊपर तख्तियां लगाने से तो आदमी का काम नहीं होता है वो सर, प्रोजेक्ट। लेकिन कल सर्कुलर रेलवे की बुनियाद रखी जा रही है, ग्रीन लाइन जो है वो 40 बसेस आ चुकी है, अप्रिशिएट करें। कोई चीज अप्रिशिएट, ये तो आवाम से आप जाके पूछे, सड़कों पे ऐसे प्रोग्राम, सड़कों में आम लोगों से बात करके आप पता कर सकते हैं आम लोग कितने मुतमईन है, आम लोगों की जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है। कराची ग्रीन बस भी नवाज शरीफ का मंसूबा, और सर्कुलर रेलवे भी नवाज शरीफ के दौर में इनिशिएट किया गया और उसको फाइनल किया गया। मैं JI के मंसूबे और बहुत सारे मीटिंग्स में मैं रहा हूँ। तो ये तो बस ये कि आप लिपापोती का काम करते हैं, और बस ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनिशिएट किया था, और क्रेडिट अगर आप उस तरह से देना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे क्रेडिट दें कि उन्होंने पाबंद किया अरबाब इख्तियार को कि वो कराची के लोगों के लिए मास ट्रांजिट से इंतजाम कर। ठीक है जी, आप कॉल पे रुकिएगा। नेहाल हाशमी साहब ने जैसे कहा कि ये जो है नवाज शरीफ के सारे स्कीम्स थी, उनके मंसूबे थे, इन्होंने अपना नाम इस पे दे दिया है। नवाज शरीफ साहब की जो ये प्रोजेक्ट था, लेकिन उसका जो 70% काम था जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाना था, क्योंकि वो जंगला बस कहलाती है, तो जो जंगला रोड बनता था वो सिर्फ 70% इन्होंने काम किया था। उसके बाद IT फैसिलिटेशन, बसेस, उसका पूरा जो एग्रीमेंट्स है वो वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। 20.5 अरब रुपए जो है ग्रीन लाइन बस पे हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने खर्च किए हैं। वो 80 बसें या 84 बसें जो आप कहती हैं, वो जो सिंध हुकूमत को लानी थी वो सिंध हुकूमत ने नहीं लाई, वो वफाकी हुकूमत ला रही है। और मैंने आपको पहले बताया कि इसका एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो अगले 3 साल तक वफाकी हुकूमत के साथ ये चलाएगी। तो बात ये है कि ये जो नेहाल हाशमी साहब कह के गए थे, तो मैं इनसे सवाल करता हूँ, अगर ये लाइन पे होता, अगर ये लाइन पे होता तो बेहतर होता कि अभी जो कराची में जो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात फिर से उभर के आई है। मेरे हल्के गुलिस्तान जौहर में जो गुलिस्तान जौहर की जो 6 सीटें थीं उसमें हम सारी सीटें जीते हैं, और PMLN का और जो दूसरे कराची की पार्टियां जो अपनी दावेदार बनी हुई थी वो वाइप आउट हो गई हैं, और कराची की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये वही एतमाद इमरान खान पे कराची की आवाम ने किया है जो 2018 में कराची की आवाम ने इमरान खान पे किया था। नेहाल हाशमी साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वो टेलीफोन कॉल पे थे लेकिन फिर वो चले गए। सर, उन्होंने मोटरवे के हवाले से भी जिक्र किया। मोटरवे जो है ये भी नवाज शरीफ साहब का मंसूबा था और वो उन्होंने मोटरवे को जो बनाया, तो इस पे लेकिन आपने देखा कि अगर हम कराची से हैदराबाद की तरफ जा रहे होते हैं, जो मोटरवे आपने देखा है वो अभी क्या उसकी सूरत हाल है, वो हाईवे है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, लाइट्स तक तो वहाँ पर है नहीं। कराची सिंध के 18 अजला के लिए वफाकी हुकूमत ने 440 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें आपका जो हैदराबाद टू सक्कर का जो मोटरवे है वो भी शामिल है। इसके अलावा और भी वो प्रोजेक्ट्स हैं जो 18 अजला में हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बगैर किसी तासुब के चारों सूबों में काम करती है, और हमारा मिशन ही है कि आवाम को जो सही फीजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको दें। अब आज आप देखें कि मुल्तान की जो BRT इन्होंने बनाई है वो फीजिबल ही नहीं है, वो बंद करनी पड़ रही है, उसमें वो ट्रैफिक ही नहीं है, यानी जितने की कमाई है उससे ज़्यादा खर्चा है। तो कब तक कोई हुकूमत है ना ये करती। तो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी दे के उसको फाइनल करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में वो बोझ जो है, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बोझ ना बने, बल्कि वो एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हों। तो ये हमारी कामयाबी है, और आप देखेंगे कि अगले 2 साल में हम कराची पे 300 से ज़्यादा
300 अरब रुपए से ज़्यादा हम इस पे खर्च करेंगे और रिकॉर्ड तरक्याती काम अगले 2 साल में कराची में अवाम को नजर आएंगे। ठीक है जी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, आपने देखा जिस तरह से सर्कल रेलवे की कल बुनियाद रखी जा रही है और जो है ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो भी कंप्लीट होने पे आ चुका है। आपका जो ऑरेंज लाइन मंसूबा था वो कब कराची वालों को नसीब होगा? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि मरकज में और सूबे में जो है वो कोऑर्डिनेशन का फुकदान मुझे नजर आता है, जिसकी वजह से ये मंसूबे लेट भी हो रहे हैं। और मरकज एक बड़ी भाई या बाप की तरह होता है, जिसका काम होता है कि फैमिली के दूसरे मेंबरान के साथ मिलके अपने मंसूबों को, अपनी पॉलिसीज को पाए तकमील तक पहुंचाए। लेकिन यहाँ पे जो रवैया है वो मुझे मुख्तलिफ नजर आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कराची के मंसूबे यकीनन पीपल्स पार्टी सूबे में हमारी हुकूमत है और ये हमारे लिए अच्छा ज़रूरी है कि कराची के शहरियों को उनकी जो मसाइल हैं उनको दूर करें। बड़े मसाइल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला पानी का है, लोग रोड पे भी आए हैं। बड़ी बदनसीबी है कि K4 के मंसूबा जिसको हुकूमत सिंध ने काफ़ी आगे तक लेके गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो रूट उसका बदलना पड़ेगा और उसके लिए फिर नए जो है PC-1 बनने शुरू हुए। और वो मंसूबा जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि पानी अब फौरन मिलना शुरू हो जाएगा, अब वो रिविजिट पे चला गया। रिविजिट के माने उसको दोबारा जायजा लिया जा रहा है। इस तरह की चीजें जो होती हैं, ये कोऑर्डिनेशन कम होने की वजह से अमूमन देखने में आती हैं और जो अफसोसनाक बात है। लेकिन ये इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि सिंध हुकूमत कराची के लिए जो मंसूबे भी उन्होंने लॉन्च किए हैं वो तमाम मंसूबे इंशाल्लाह वो पूरे होंगे, क्योंकि कराची हमारा दिल है सिंध का। 70% टैक्स और सिंध में 90% टैक्स यहाँ से आता है। पाकिस्तान की ये शहरग है। 2 पोर्ट्स जो हैं जिससे पूरे मुल्क का $80 बिलियन की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो इसी शहर से होती है। ये फाइनेंशियल हब है, ये कमर्शियल हब है, ये बैंकिंग हब है, तो इसको तो नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। इसको नजरअंदाज करने के माने ही सर, आपके लिए कराची आपका दिल है, सब कुछ माना है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो तो आपने सुने ही होंगे यकीनन। देखिए, कोर्ट के खिलाफ मैं कोई बात नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस की बयान के खिलाफ मैं कोई राय नहीं दे सकता। ये तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाती हैं, तो प्लीज इसमें मैं अपने कमेंट्स बिल्कुल रिजर्व रखूंगा। नहीं, लेकिन सर आप मुझे बताएं, जो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे, कराची को जंगल बना दिया गया, जो बुनियादी सहूलियात है वो आवाम को नहीं मिल रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। चीफ जस्टिस साहब ने जिन जिन चीजों को तोड़ने का, डिमोलिश करने का हुक्म सादर किया था उस पर बाकायदा अमल किया गया है। आपने देखा अलादीन पार्क, दूसरे कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट दी है। अब ये चीजें कल रात को नहीं हुई है, ये पिछले महीने नहीं हुई है, ये चीजें दिहाइयों में हुई है। चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, उसमें कानून के मुताबिक नहीं कंस्ट्रक्शन हो। अब अगर इस वक्त एड्रेस की जा रही हैं तो इस हुकूमत पे इस पे इल्जाम नहीं डाला जा सकता, लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोर्ट के साथ ताउन करके इन इरेगुलरिटीज को हल करें, उन मसाइल को हल करें। कराची की मसाइल बड़े गंभीर हैं, पूरे पाकिस्तान का इन्फ्लक्स यहाँ आता है, यहीं बच जाता है और ये गनी परवर शहर हाथ फैला के सबको वेलकम करता है। सर आप कॉल पे रुकिएगा, हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब, जिस तरह से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कहते हैं कि K4 मंसूबा वो अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कराची की आवाम पानी के लिए तरस रही है, तो ये मंसूबे जो है आपके सामने मतलब जिस तरह से कहा जा रहा था कि पहले 2 साल में, फिर 3 साल में, अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया मंसूबा, तो आप क्या समझते हैं? मिर्ज़ा साहब मेरे दोस्त हैं, इनको मैं बताता चलूँ कि ये वफाकी हुकूमत का और जो सिंध हुकूमत का पहले 50-50% पे प्रोजेक्ट होना था, ये गलत डिज़ाइन की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से सिंध हुकूमत कंप्लीट नहीं कर सका और अब ये प्रोजेक्ट वापदा को कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया है। वफाकी हुकूमत 100% फंडिंग करके
इसको प्रोजेक्ट अगले 18 से 24 महीने में कंप्लीट करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट जिसकी इनिशियल कॉस्ट 25 अरब रुपए थी, अब ये तकरीबन 80 से 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। और ये वफाकी हुकूमत वापदा के थ्रू और एक ऑस्ट्रियन कंसल्टेंसी कंपनी के साथ इसको कंप्लीट करने लगा है, जिससे 260 मिलियन गैलन पानी योमिया कराची को मिलेगा। और ये K4 का प्रोजेक्ट भी वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि जिनको काम करना था उन्होंने तो काम नहीं किया। KCR का प्रोजेक्ट है, कल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर खुद आके कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपका BRT का प्रोजेक्ट जो ग्रीन लाइन बस है वो अगले महीने स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जो आपने देखा कि अब जो कराची को CPEC में शामिल किया गया है, अली हैदर जैदी साहब की मिनिस्ट्री में एक तकरीबन $3 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट के जरिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट के जरिए एक कराची के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कल अनाउंस हुआ है, जिसका कल MOU साइन हुआ है। और वो उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारी मिनिस्ट्री ने शेयर भी कर दी। एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक स्लम्प है उस पर एक मतबादिल बेहतर जगह दे के एक पूरे एरिया को रिवैम्प किया जाएगा। तो हमने तो कराची में जो हमारे जो वादे थे, जो हमारी जो हमने जो एक आवाम को दिखाया है कि कराची की हमने ओनरशिप ली है। ठीक है जी, बिलाल गफ्फार साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, एक छोटे से ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपका जो है जवाब लूंगी। नाज़रीन छोटे से वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं कराची जोन राब्ता कमेटी मुस्लिम लीग फंक्शनल लीग से हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब। में कैसे हैं आप? खैरियत से सर? जिस तरह से भी आपने देखा, अभी हम बात कर रहे हैं महंगाई, पहले बजट, फिर उसके बाद जो है टैक्सेस का बहरान, फिर अब जो है बिजली के और गैस की जो है उसमें भी महंगाई कर दी गई है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि कराची जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, और कराची के अवाम के साथ जब इस तरह के टैक्सेस का बहरान जो है उनके ऊपर कर दिया जाएगा तो अवाम किस तरह से सर्वाइव करेगी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नाज़रीन, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका स्टूडियो का कि जिसने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। और मैं यही कहना चाहूँगा महंगाई के हवाले से कि महंगाई का तो एक सुनामी इतना आ गया है। एक तो पहले लॉकडाउन था, उस वजह से कुछ ज़्यादा परेशानी हुई है लोगों को लॉकडाउन के हवाले से, और जितने माशाल्लाह से सरमाएदार थे वो भी नीचे तबके पे आ चुके, क्यों कि लॉकडाउन ने सबकी कमर तोड़ के रख दी। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप खुद देखें कि सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत में एक महासर आई है, वो उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसमें नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवाम का है। बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे, बार बार उनको यही कहते हैं कि खुदारा होश के नाखून लें। जहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है आपको, जहाँ से तनख्वाहें चल रही हैं सबकी, कम से कम कराची के साथ तो ऐसा नहीं करें। आपने कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक कर दिया कि हर चीज़ यहाँ से खाओ पियो, लेकिन यहाँ को नज़रअंदाज कर दो। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ चंद घंटे बारिश रही, आप उसके बाद देखें निज़ाम क्या रहा, धर्म भरम। इस वक्त साउथ के अंदर आप देखें, इस वक्त भी पानी कहीं ना कहीं खड़ा हुआ नजर आएगा। हमारा सीवरेज का निज़ाम भी बेकार किया हुआ इन्होंने। जाहिर है जो टीम इनके पास है ये काम नहीं कर पा रहे, या इनको 3 साल के अरसे में यही नहीं समझ आ रही कि हुकूमत को आगे ऑन कैसे करना है। इनको यही नहीं पता चल रहा कि कैसे चले। जब तक नीचे इख्तियार नीचे तबके को आप नहीं देंगे तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब भी हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद है। मिर्ज़ा साहब, अभी आपने सुना जिस तरह से बिलाल गफ्फार साहब ने कहा कि फॉर मंसूबे के हवाले से, तो वो आपने सारी उनकी गुफ्तगू सुन ली थी, फिर आप जवाब देना चाह रहे थे, हम ब्रेक पे चले गए थे, आप ब्रेक से वापस आ गए, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको कंटिन्यू करें। मिर्ज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मिर्ज़ा साहब, हेलो। जी मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि जब तक नीचे तबके में सरवाइव नहीं होगा, चाहे KMC हो चाहे DMC हो, इनमें भी ऐसे माल खोल पड़े हुए जो खा रहे हैं, काम कोई करता हुआ नजर अभी नहीं आ रहा। KMC और DMC का जो आपने सुना होगा, उसमें भी जो है गैस के बिल मद में, गैस बोलिए, बिजली के जो बिल्स हैं उनकी मद में, और गैसेस के जो बिल हैं उनकी मद में जो टैक्सेस जो है आवाम पे एक और दफ़ा ये भी एक बहरान है, उसमें लगा के जो है आवाम पे करेगी। अब मुझे बताएं किस तरह से करेगी आवाम? सर, आपने देखा है कि महंगाई इतनी उरूज पर है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, क्या करें हमारी आवाम? बेरोजगारी बढ़ेगी जब टैक्सेस का इतना बोझ आवाम पे डालेंगे
बिल के थ्रू या किसी गैस के, अब पहले गैस का बिल आता था 120 रुपये, आज गैस का बिल 560-600 भी आ रहा है नीचे तबके में। 300 यूनिट चल रहे हैं तो बिल कम आ रहा है, 1 यूनिट भी ऊपर चला गया वो डबल हो गया। तो अब महंगाई में आवाम को मार ही रहे हैं ना, या एकदम ही एक काम करते हैं सबको खड़ा करें एक साथ ही, या तो बोलते हैं भाई सबको बुलडोजर के नीचे फेर दो। अगर आवाम कम करनी है, आबादी कम करनी है तो यूं कर ले आवाम। अभी गैस के बिल में यकम अक्टूबर से आपने देखा होगा, सॉरी यकम नवंबर जो है इजाफा कर दिया गया है 550 से लेकर 9,000 तक। एक अगर हम दिहाड़ीदार तबके की अगर हम बात करते हैं तो उनकी तनख्वाहें इतनी है, या तो वो बिल भर दें या फिर वो अपने घर को चला रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं आपको इसमें कोई झूठ बात नहीं करूंगा। क्यों, मेरा एक ट्रस्ट से भी वो है, अंगेज हूँ ज़ाहिर हमजा वेलफेयर के नाम से। तो मैं खुद अपने देखता हूँ लोगों के घरों पे राशन जाता है हमारा, लेकिन वो इस हिसाब से जाता है, मुझे ये पता है कि रोज़मर्रा वाला है 300 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है। अब वो 300 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, वो एक टाइम का 1 किलो तेल नहीं ले सकता। क्यों, इस वक्त तेल भी उनकी लेन से बहुत बाहर हो चुका है, 340 रुपये। आप ये देखें वो 300 रुपये कमा रहे हैं, 40 रुपये और कहाँ से डाले। फिर खाली एक तेल नहीं है, हर चीज़ चाहिए घर के अंदर। अगर एक कमाने वाला है और 5 खाने वाले हैं ना, तो उसको हर चीज़ को देखना है। तो आवाम क्या करेगी, बेबस होकर खुदकुशी के तौर पे जा रही है, या कहीं ना कहीं मामला उनकी औरतें भी जा रही हैं काम धंधे पे, क्या करेगा। ठीक है जी, मिर्ज़ा इख्तियार बेग दोबारा से टेलीफोन कॉल पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा साहब, आपने सुना बिलाल गफ्फार की गुफ्तगू। बिलाल गफ्फार साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि K4 मंसूबा जो है इंशाल्लाह अक्टूबर में जो है कंप्लीट हो जाएगा और आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से पहले के दावे वादे नई तब्दीली के नारे वो पूरे होते हुए नज़र आएंगे? कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो पहले दुरुस्त करनी होंगी मरकज और सूबे ने मिलके, लेकिन सेंसस की चीज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। उस शहर के जब तक टोटल आबादी सही नहीं बदलाएंगे, आपकी प्लानिंग कभी भी सही नहीं हो सकेगी। वो एक बहुत बड़ी डिमांड है और वो मरकज की जिम्मेदारी है कि सेंसस करा के कराची की सही आबादी का तयन कर सके। नंबर 1। नंबर 2, मास्टर प्लान हमने अपना गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहा है कि खुदारा मास्टर प्लान 5 साल का जो होता है कि कराची शहर में अभी जो इनफ्लो आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं इस रफ्तार से, उसको देखते हुए आइंदा 5 साल में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लान कर और आबादी के हिसाब से प्लान किया जाए। ये चीजें नहीं होंगी, आपकी प्लानिंग गलत होगी और फिर उसमें यही नुक्स हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल है जो 1100 अरब रुपए का, यानी 1.1 ट्रिलियन रुपीस का, खरब रुपए का जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उसमें तकरीबन 800 अरब रुपए जो है वो कराची के, जो सिंध गवर्नमेंट ने देने कराची के अरब रुपए, सॉरी मैं आपकी बात समझी नहीं। 1100 अरब रुपए का जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज अनाउंस किया था कराची के लिए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, कराची अपलिफ्ट पैकेज, उसमें 800 अरब रुपए वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, जो होने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो स्टेक होल्डर है। ये बात मैं बड़े वसूख से जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ। लेकिन सर फेडरल जो उनका 1100 अरब का तो मुतालबा अभी भी आप लोगों के सामने है कि सिंध गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ इसमें मिलके करना था। तो आप क्या समझते हैं कि 1100 अरब की जो कहानी है, हम अगर उनसे सवाल करते हैं तो वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं, अगर आप लोगों से सवाल करते हैं तो वो वफाक पे डाल देते हैं? क्योंकि डीजी रेंजर ने अभी एक प्रेजेंटेशन में मुझे बुलाया था और कराची के टॉप के बिजनेसमैनों को बुलाया था और उन्होंने पूरे 1100 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं जो वफाक कर रही है, और वफाक में रेंजर्स की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट्स की तफसील बतलाई। जैसे बिलाल साहब ने कहा था कि वापडा को K4 दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी उन्होंने हमको कॉन्फिडेंस लेके बतलाया और टाइम लाइन दी है, जो सबसे अच्छी बात है। इसी तरह सूबे पे भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी उन्होंने डिटेल दी, प्रोग्रेस बतलाई और कंप्लीशन का टाइम लाइन जो है वो उन्होंने बतलाया। तो अब मुझे पूरे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और उन्होंने भी यही कहा है कि हम अब मरकज और सूबे को करीब ला के इन प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह
पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और उसमें मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत के इदारे के उन्होंने बताया कि किसको क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी हैं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मजबूत तरीके से अब अप्रोच नज़र आ रही है और अब ये कराची के ये मंसूबे, मैं तो ये नहीं कहूँगा बिल्कुल उसी टाइम पे मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन उनमें खातिर ख्वाह प्रोग्रेस आप देखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ठीक शुक्रिया। है जी सर एक लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूँगी। नासिर हुसैन शाह साहब ने कल कहा कि अगर हमें वफाक के साथ मिलना पड़े मुल्क की इज्जत और मुल्क की बका के लिए तो हम जो है वफाक के साथ हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये इंटरनेशनल टीम्स के लिए जो उन्होंने भी उनका जो मौक़िफ़ था वो भी आपने सुना ही होगा कि हम यहाँ पे उनको लेकर आएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि जब सिंध गवर्नमेंट और वफाक साथ होगी तो कोई बेहतर मतलब तरीका निकलेगा? जी, पहली चीज तो ये है कि वफाक और सूबे बिल्कुल अलग-अलग तो काम कर नहीं सकेंगे, कोई प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं होगा इस तरह से, और मुकम्मल भी हो गया तो उसके अमल दरामद नहीं होगा, उसको चलाना भी तो है ना, वो तो सूबे की जिम्मेदारी और शहर की जिम्मेदारी, लिहाजा इन्हें करीब आना होगा और ये आ भी रहे हैं। इसमें मुझे तो जो प्रेजेंटेशन वगैरह दी गई थी पूरे 1100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की जो कराची के मंसूबे हैं, मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि सूबे और मरकज मिल के अब इनको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग, आपने अपना टाइम दिया, आपने सुना हमारी गुफ्तगू, आप क्या कहेंगे? मैं इनकी बात पे इत्तेफाक करूंगा, जो इन्होंने बात की है बहुत अच्छी की है। सबसे पहले तो मरदमशुमारी जो मामलात हैं, कराची की आबादी उसको सही तरीके से तो सरवाइव करें कि इतनी आबादी है और इतनी आबादी है तो जाहिर है आपने यहाँ पे काम क्या करा है 1100 अरब रुपए के नाम से, कहाँ पर ऐसा काम हुआ है ये बताएं। कोई निशानदेही नहीं है इस वक्त, कहीं पर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर 1100 अरब रुपए आप बताएं किसको कहते हैं? यहाँ पर कम से कम सीवरेज का माहौल तो सही करें, पानी के माहौल तो सही करें। पानी और गटर का पानी आप यकीन करें साउथ के अंदर दोनों मिक्स होकर आ रहा है। अगर आप एक वाइट गिलास है बिल्कुल शीशे पर ट्रांसपेरेंट में ले, आप खुद देखेंगे पानी का कलर क्या है। सर पहले पानी आ जाए फिर उसके बाद तो हम उसके कलर को देखेंगे। पानी नहीं है अब आपके पास, बूंद बूंद पानी के लिए अब हम तरस रही हैं। जहाँ आ रहा है, मैंने आपको ये बोला जहाँ आ रहा है वहाँ पर गटर का पानी मिक्स आ रहा है। आप ये देखें लोग पियेंगे क्या होंगे? बीमार होंगे, जाहिर है, बिल्कुल। बच्चे भी हैं, सब हैं। कम से कम दोनों को एक साथ सर जोड़ के बैठना चाहिए, चाहे वफाक हुकूमत हो चाहे सिंध हुकूमत हो। इसमें हमारे पीर साहब पगाड़ा ने माशाल्लाह से आवाज़ बुलंद भी की है और आइंदा की हिकमत अमली भी बना रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब है हमारे सरदार अब्दुल रहीम साहब, और हमारे डिप्टी कन्वीनर हैं बैरिस्टर अरशद सर साहब जो है वो भी हमारे इसमें अब माशाल्लाह से काम करते हुए भी आ रहे हैं और अब इसके खिलाफ जो है आगे की हिकमत अमली वो भी बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग मिलकर पानी का निज़ाम, सीवरेज का, कराची के मसाइल के हवाले से अब वो भी मैदान में आ चुके हैं। पहले वो बोलते थे, अब वो खुद मैदान में आ चुके हैं और हर जगह उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। इस हवाले से मीटिंग भी आज बहुत अहम है। तो आज मीटिंग में इंशाल्लाह ताला जो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और कुछ भी मामला जो भी कराची के हवाले से है, तो इंशाल्लाह हम कराची को सौतेली माहौल सलूक किसी को भी नहीं करने चाहिए। नहीं सर, आप अभी बता रहे हैं कि कराची के लोगों के लिए जो है पानी, साफ पीने के पानी के लिए जो है आप मतलब काम करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, किस तरह से करें? आप लोग फिल्टर प्लांट्स लगवाएंगे या क्या तरीक़ेकार होगा? अब ये तो हमारे को प्रेशर देना पड़ेगा सिंध हुकूमत को। क्यों? इस वक्त इख्तियारात हमारे पास नहीं है। इस वक्त इख्तियारात हैं जो सीट पे मज़े लूट रहे उनके पास है। कम से कम मज़े ना लूटे, काम कर ले। जी, नासिर साहब है, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, ठीक है, दावे सब कर रहे हैं, करके दिखाएं। सिर्फ हमारा ये है कहने का मौक़िफ़ कि करके दिखाएं ताकि आवाम आपको आगे आने वाले इंतखाबात में दोबारा ले आए। ठीक है जी, आसिफ साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान निदासिर को दें इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को दुआ में याद रखें। अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।